गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में हमारा ये चैप्टर आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप ऑफ डिफेक्ट, दोषों के प्रकार, जिनमें से हमने अभी पढ़ रखा है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट, रस समीकरण मितीय दोष और अशुद्धि दोष। ठीक है, अब थर्ड और लास्ट टाइप इसमें है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, अरस समीकरण मितीय दोष। ये किस टाइप के डिफेक्ट होंगे? ऐसे डिफेक्ट जिनमें क्या, जो सॉलिड का जो कंपोजिशन है, जो सॉलिड के जो एटम्स के जो रेशियो होता है वो रेशियो ही चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल कल मैंने आपको बताया था एफईओ का, जिसमें एफईओ में अगर डिफेक्ट नहीं है तो 1:1 है, जितने आयरन उतने ऑक्सीजन। लेकिन अगर डिफेक्ट आ जाए तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो वो 1:1 के रेशियो में नहीं रहेंगे। ये दोष दो तरह से हो सकता है। इसमें पार्ट 1 पहले भी हम ले रहे हैं मेटल एक्सिस। मेटल एक्सिस मीन्स पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा हो जाए। अब पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा होने के भी दो तरीके हो सकते हैं। या तो कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन बाहर से क्रिस्टल में आ जाए तो पॉजिटिव आयन बढ़ जाएंगे, या क्रिस्टल में से कोई नेगेटिव आयन बाहर चला जाए, यानी क्रिस्टल का नेगेटिव आयन कम हो जाए। ठीक है, तो दो तरीके उनको नाम दिए हमने। पहला नाम हो गया बाय एनायनिक वैकेंसीज, ऋणायनिक रिक्तिकाओं द्वारा, यानी वैकेंसी बन रही है तो किसके बाहर जाने से बन रही है? नेगेटिव आयन के बाहर जाने से बन रही है। क्लियर हो गया? तो जब नेगेटिव आयन बाहर जाएगा तो जालक में, क्रिस्टल में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आयन अपने आप ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कौन सा डिफेक्ट हो गया? मेटल एक्सिस। और सेकंड टाइप कौन सा होगा इसमें? बाय एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट, अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त धनायनों के आने से। अगेन जब एक्स्ट्रा कैटायन आएगा, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन जब आएगा, फिर से क्या बढ़ जाएगा? अपने आप मेटल बढ़ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा अभी हम देख रहे हैं? पहले मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब देखिए इसमें इनको डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे और फटाफट इसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। तो पहला डिफेक्ट हम ले रहे हैं जब क्रिस्टल में से नेगेटिव आयन बाहर जाएगा। क्लियर? अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, वो ध्यान से सुनिए आप। ठीक है, फर्स्ट कौन सा ले रहे हैं? बाय एनायनिक वैकेंसीज, रिक्तिकाएं बनी है किसके बाहर जाने से? नेगेटिव आयन के बाहर जाने से। किस टाइप के सॉलिड ऐसा डिफेक्ट शो करेंगे? तो हम कह सकते हैं वो सारे सॉलिड जो कौन सा डिफेक्ट ऑलरेडी शो करते हैं? शॉर्ट के डिफेक्ट। ठीक है, इसमें जो एक्सेप्शन है AgBr वो नहीं आएगा। तो शॉर्ट के डिफेक्ट शो करने वाले कौन कौन है? NaCl और KCl, ठीक है, CsCl, NaBr, ये सभी। और शॉर्ट के डिफेक्ट शो करने की जो कंडीशन थी वही कंडीशन अब यहां आ जाएगी। क्या? पॉजिटिव आयन का साइज नेगेटिव आयन से ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, समन्वय संख्या, वो कैसी होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं हैलाइड्स ऑफ एल्कलाई मेटल। ठीक है, ग्रुप 1 की मेटल से ये क्षारीय धातुओं के हैलाइड शॉर्ट के डिफेक्ट शो करते हैं, और वो ही क्या करेंगे? अब एनायनिक वैकेंसीज क्रिएट करेंगे, ऋणायनिक रिक्तिकाएं वो क्रिएट करेंगे। अब कैसे क्रिएट होती है वो देखिए। जब किसी एल्कलाई मेटल के हैलाइड को, यानी क्षारीय धातु के हैलाइड को, उसी मेटल की वेपर में हीट किया जाता है। कहने का मतलब हो गया, जब सोडियम क्लोराइड को, मेटल कौन है इसमें? सोडियम। जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम की वेपर में हीट करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम की वेपर में हीट करेंगे, सीजियम क्लोराइड को उसी की मेटल यानी सीजियम की वेपर में जब हीट किया जाएगा, तो उससे हीट करने से क्या होगा? एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल आपको दिखाया, इसमें अभी कोई डिफेक्ट नहीं है। जिस आयन को जहां होना चाहिए वो वहीं है, यानी एग्जांपल हुआ किसका? परफेक्ट क्रिस्टल, आइडियल क्रिस्टल का। अब इसको हम हीट कर रहे हैं सोडियम के साथ। ठीक है, सोडियम की वेपर में इसको हम हीट कर रहे हैं, तो सोडियम क्या करेगा? बाहर से, जालक में से, क्रिस्टल में से Cl- को, ठीक है, क्रिस्टल में से Cl- को बाहर की ओर खींचेगा। तो Cl- बाहर जाके रिएक्शन करेगा किसके साथ? बाहर कौन है? सोडियम की वेपर, सोडियम की वाष्प, यानी सोडियम प्लस Cl-। अब देखिए, क्रिस्टल में से एक Cl- बाहर जाने वाला है, यानी कौन सा चार्ज कम हो जाएगा? Cl-, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। हमने बार बार ये पढ़ रखा है, डिफेक्ट आयोनिक सॉलिड में किसी भी टाइप का हो, उनका जो न्यूट्रलिटी है, जो वैद्युत उदासीनता है, वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो नेगेटिव आयन बाहर गया है तो नेगेटिव चार्ज आना भी चाहिए। अब आएगा कैसे वो? Cl- बाहर जाकर सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, और बाहर जाकर क्या बनाएगा? वो NaCl। सोडियम के साथ रिएक्शन करके वापस वो NaCl बनाएगा।
लेकिन सोडियम जब NaCl बना रहा है तो इस प्रोसेस के दौरान सोडियम ने भी क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा। क्लियर? जब Na बनेगा तभी तो Cl- जुड़ेगा उससे, Cl- Na+ वापस क्या बने, NaCl। यानी NaCl बनाने के लिए बाहर वाले सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा वो इलेक्ट्रॉन फिर, और जो क्लोरीन यहाँ से बाहर जा रहा है उसकी जगह आके प्रेजेंट हो जाएगा। कुल मिला के -1 चार्ज बाहर गया तो उसको बैलेंस करने के लिए बाहर से कौन आ गया उसकी जगह, इलेक्ट्रॉन आ गया। क्लियर? तो ये हो गया डिफेक्ट, किसके जाने से, नेगेटिव आयन के जाने से। तो वहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी नेगेटिव आयन की, चार्ज बैलेंस हो गया, क्रिस्टल में से -1 चार्ज बाहर गया तो -1 आ भी गया। अब देखिए इसको, सोडियम के साथ हीट किया, एक क्लोरीन जब बाहर गया तो सोडियम ने बनाया Na+, Cl- पहले से था, दोनों मिलके NaCl, लेकिन सोडियम से Na+ बनने के साथ एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। क्लियर है? सोडियम वेपर के साथ इसको हीट किया जाता है। Cl- कहाँ से आ रहा है, लेटिस में से आ रहा है, जालक में से आ रहा है। अब ये डायग्राम देखो खुद को चेंज किस तरह कर रहा है। इस क्लोरीन को हम बाहर भेज रहे हैं, ये क्लोरीन बाहर गया, यानी इसकी जगह क्या हो जाएगा, वैकेंसी, रिक्त स्थान। और इस रिक्त स्थान में, इस वैकेंसी में बाहर से कौन आकर जगह ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आकर जगह ले रहा है। क्लियर है? तो ये डिफेक्ट, क्या नाम देंगे इसको हम, एनायनिक वैकेंसीज, ऋणायनिक रिक्तिका। नेगेटिव आयन, सॉरी, क्लोरीन बाहर गया तो क्रिस्टल में अपने आप कौन बढ़ जाएगा, पॉजिटिव आयन, मेटल बढ़ जाएगा। तो ये हो गया मेटल एक्सिस। आप देख सकते हो पहले सोडियम क्लोरीन बराबर थे, अब क्लोरीन कम है, सोडियम ज़्यादा है। ठीक है, मेटल ज़्यादा है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, और वो क्या, किसी भी क्रिस्टल में जब फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण वह सॉलिड कलर शो करता है। तो सोडियम क्लोराइड जो हम घरों में देखते हैं, अगर प्योर NaCl है तो उसमें कोई कलर नहीं होता, वो वाइट कलर का होता है, कलरलेस होता है। लेकिन अगर उसमें इस तरह का डिफेक्ट जनरेट हो गया, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहाँ प्रेजेंट हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ प्रेजेंट हो गए, तो उसमें कलर भी इम्पार्ट होगा, उसमें कलर भी जनरेट हो जाएगा। NaCl के केस में यहाँ पे येलो कलर इसमें जनरेट होता है। ठीक है, पीला कलर यहाँ जनरेट होता है, यानी कभी कभी हो सकता है कि NaCl येलो कलर का दिखाई दे रहा है। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है इस तरह का दोष, इस तरह का डिफेक्ट। जिन प्लेसेस के कारण कलर जनरेट हुआ, ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट हुआ है, इसके कारण कलर जनरेट हुआ, तो ऐसे प्लेसेस को कहा जाएगा, अब यहाँ इंपॉर्टेंट नाम है एक, एफ सेंटर, ये हम कहें एफ केंद्र। एफ वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, उसका मीनिंग कलर से ही होता है। ठीक है, एफ सेंटर किन्हें कहा है हमने, NaCl को सोडियम के साथ गर्म किया, क्लोरीन बाहर गया, क्लोरीन के बाहर जाने से उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आके प्रेजेंट हुआ, तो जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो रहा है उसी जगह को एफ सेंटर। ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन क्या है, NaCl में कलर आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कौन सा कलर आ रहा है, येलो, पीला कलर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया एफ सेंटर। क्लियर? अब ऐसे और भी एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल कौन से, जैसे LiCl है, लिथियम क्लोराइड है। तो लिथियम क्लोराइड को जब किसके साथ गर्म किया जाएगा, लिथियम वेपर के साथ, लिथियम के वाष्प के साथ। तो लिथियम क्लोराइड पहले उसके पास कोई कलर नहीं है, लेकिन हीट करने के बाद क्या जनरेट होंगे उसमें, एफ सेंटर, एफ केंद्र, जिसकी वजह से कौन सा कलर आ गया उसमें, गुलाबी, पिंक। बुक में यहाँ थोड़ी गड़बड़ी है, बुक में लिथियम क्लोराइड में डिफेक्ट के बाद कलर बताया पीला, येलो, वो नहीं होगा। ठीक है, वो नहीं होगा, वो गलत है वहाँ पे, ये इसका पिंक कलर ही होता है। लिथियम क्लोराइड में पिंक कलर किसके कारण, एफ सेंटर के कारण। ऐसे ही पोटेशियम क्लोराइड को जब पोटेशियम की वेपर में गर्म किया जाएगा तो इसमें बैंगनी कलर डेवलप होता है, वॉयलेट कलर इसमें डेवलप होता है। अगेन किसके कारण, तो यहाँ आंसर क्या दिया जा सकता है, हर बार क्वेश्चन किस तरह बनता है, LiCl पिंक दिखाई देता है, क्या इसका रीज़न है, तो हम कह सकते हैं उसमें एफ सेंटर प्रेजेंट हुए हैं, एफ केंद्रों की उपस्थिति के कारण। इतना सा बस, इजी है। तो ये था हमारा मेटल एक्सिस डिफेक्ट में पहला कौन सा, एनायनिक वैकेंसी, ऋणायनिक रिक्तिकाओं द्वारा। अब सेकंड देखिए आप, सेकंड है इसमें एक्स्ट्रा कैटायन, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन जब अंतराकाशीय स्थलों में यानी इंटरस्टिशियल साइट्स में आ गया। इंटरस्टिशियल साइट्स कौन सी होती है,
लेटिस में एटम्स के पैक होने के बाद जो एक जगह बचती है उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स, अंतराकाशीय स्थल। इसमें समझने के लिए एग्जांपल लिया गया जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड अभी एक क्रिस्टल हमें बताया गया है, उसमें जिंक ऑक्सीजन बराबर है दोनों, जिसको जहां होना चाहिए वो वहीं पर प्रेजेंट है, यानी इसमें कोई डिफेक्ट अभी नहीं है। जिंक ऑक्साइड में जिंक और ऑक्सीजन वैलेंसीज क्या है इनकी, Zn2+ और ऑक्सीजन 2-। तो यहां तक तो इजी है ये। अब देखिए, जब जिंक ऑक्साइड को हीट किया जाता है तो हीट करने से इसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है और क्या बचा रह जाता है, Zn2+। ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हुए। मान लीजिए हीट किया, ये पूरी परत इसकी गायब हो गई, इसमें से ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये तो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में बाहर जा रहे हैं, Zn2+ बचे हैं और ये कुछ इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ के जाएंगे। रीज़न उसका, O2- और O2- आपस में नहीं जुड़ सकते, तो जब ये O2 बनाएंगे तो इनको कुछ इलेक्ट्रॉन त्यागने होंगे। ठीक है, दोनों नेगेटिव आयन है, दोनों आपस में नहीं जुड़ सकते, किसी एक को पॉजिटिव होना होगा तब ये आपस में जुड़ेंगे, उसके बाद O2 बनेगा। क्लियर? यानी O2 बनाने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनों का इन्होंने त्याग किया। रिपीट कर रहा हूं मैं, जिंक ऑक्साइड को जब गर्म किया जाएगा तो रिएक्शन होगी, रिएक्शन से ऑक्सीजन गैस बाहर होगी, बाहर जाएगी, वो क्रिस्टल में से ही बाहर चली जाएगी। अब बचे रह गए कुछ Zn2+ और कुछ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे देखिए, ऑक्सीजन गैस बाहर गई इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हुए, तो जिस जगह से ऑक्सीजन बाहर जा रही है वहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे। ये इसको देखने का एक और तरीका, थोड़ा सा यहां रिपीट कर रहा हूं एक बार मैं इसको। ऑक्सीजन गैस बाहर जा रही है इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हुए, तो कुछ Zn2+ बचेंगे, मैंने कहा था आपको, और कुछ इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो जो Zn2+ बचे हैं वो, मान लीजिए एक पूरी लेयर, एक पूरी परत ये गायब हो गई, ये दोनों ऑक्सीजन बाहर गए, 2 जिंक आयन बचे। तो जो जिंक आयन बचे हैं वो पूरे लेटिस में कहीं भी किन्हीं इंटरस्टिशियल साइट्स पर, अंतराकाशीय स्थलों पर जाकर प्रेजेंट हो जाएंगे। यानी क्या हुआ, ये एक और अरेंजमेंट है इसी का, इसमें Zn2+ एक्स्ट्रा आ गए, पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा आ गया। अब कुछ इलेक्ट्रॉन वो भी क्या करेंगे, खुद को इंटरस्टिशियल साइट्स पर प्रेजेंट करा देंगे, ये O2- ही है। मान लीजिए इसमें 4 परतें थी, 1 2 3 और एक परत हो रहा है, एक परत पूरी तरह से गायब हो गई है, अब 3 परत बची इसकी। जो Zn2+ है वो अंतराकाशीय स्थलों में, जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कहां पे, इंटरस्टिशियल साइट्स पर प्रेजेंट हो गए। क्लियर? तो हमने क्या क्या देखा यहां पे, अगर ये नहीं होते, जिंक और इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो जिंक और ऑक्सीजन बराबर थे, लेकिन जिंक यहां पे कुछ एक्स्ट्रा आ गए, ऑक्सीजन बाहर गई तो जिंक एक्स्ट्रा रह गए यहां पे। तो फिर से क्या हो गया, मेटल पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा हो गया, और इस बार इसका कारण क्या रहा, क्योंकि एक्स्ट्रा केटायन, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन अंतराकाशीय स्थलों में आके प्रेजेंट हो गए। तो ये हो गया एक और डिफेक्ट। अब जो लास्ट केस हमने देखा था, इलेक्ट्रॉनों का निकलना, इलेक्ट्रॉनों का प्रेजेंट होना, तो वैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन यहां भी प्रेजेंट हुए हैं, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी क्या आएगा, कलर। जिंक ऑक्साइड को गर्म करने से उसमें येलो कलर डेवलप होता है, पीला कलर उसमें आता है, पीला दिखाया आपको। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, जिंक ऑक्साइड को गर्म करने से उसमें येलो कलर क्यों आता है, तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि गर्म करने के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉन वहां पे इंटरस्टिशियल साइट्स पर, अंतरकाशीय स्थलों पर उपस्थित हो जाते हैं, जो कि उसके कलर का कारण बनते हैं। सिंपल रीजन है। क्लियर इतना? तो यहां पे मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्यों हुआ, एक्स्ट्रा कैटायन के इन बीच में खाली जगह पर आने से। ठीक है, तो ये थे 2 टाइप के मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब इसमें इनके मैं क्वेश्चन बना के आपको दूंगा, आप नोट्स से, बुक में अच्छे से इनको समझाया हुआ है, तो इनके नोट्स आप अपने आप बनाओगे। अब देखिए, नेगेटिव आयन की जगह अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये डायग्राम यहाँ पे गलत था, ठीक है, मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तो O2- ही है।
जो ये इलेक्ट्रॉन रिएक्शन से निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो भी अंतराकाशीय स्थलों में ही जाते हैं। ठीक है, और Zn2+ भी अंतराकाशीय स्थलों में ही जाते हैं, इंटरस्टेशियल साइट्स पर ही जाते हैं। नेगेटिव आयन की जगह, यानी अगर यहाँ से ऑक्सीजन गया है तो उसकी जगह इलेक्ट्रॉन नहीं आता, वो तो एक पूरी परत से गायब होती है। जैसे ये हमने 4 परत मान के इसको गायब किया था तो 3 बची। जो Zn2+ है जो गायब हो रहे थे वो यहाँ आ गए, ऑक्सीजन बाहर गया, इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ गए, बीच में खाली जगह पर। अब एक MCQ है, क्वेश्चन है, एनायनिक साइट नेगेटिव आयन की जगह पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये अभी आपको बताया, क्या कहते हैं उसको, F सेंटर, F केंद्र। जिंक ऑक्साइड के गर्म करने से उसका कलर जो येलो होता है, ठीक है, तो गर्म करने के दौरान उसमें क्या बाहर जाता है, बाय लॉस ऑफ, किसकी हानि होती है, क्या Zn2+ आयन बाहर जाते हैं, क्या हम कहेंगे बाहर नहीं जाते, वो तो लेटिस में ही आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन वो भी लेटिस में ही आ जाते हैं, तो बाहर क्या जाता है फिर, ऑक्सीजन। ठीक है, बाहर जाने वाला तो केवल कौन है, ऑक्सीजन। अब देखिए नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या होगा, हमने फर्स्ट पार्ट क्या लिया था, मेटल एक्सेस पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा में, अब क्या हो जाएगा, मेटल डेफिशिएंट, धातु की कमी, धातु न्यूनता, पॉजिटिव आयन कम हो। अब पॉजिटिव आयन कम होने के तरीके क्या हो सकते हैं, पहला तरीका तो लेटिस में से कुछ पॉजिटिव आयन बाहर चले जाए अपनी जगह खाली करके, उसे हम क्या कहेंगे, कैटायनिक वैकेंसीज, धनायनिक रिक्तिकाएं। पहले क्या हो रहा था, वैकेंसी जो बन रही थी वो नेगेटिव आयन के बाहर जाने से, इस बार पॉजिटिव आयन के बाहर जाने से। सेकंड मेथड, वहां क्या था, पहले क्या था, कुछ एक्स्ट्रा कैटायन, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन कहां आ रहे थे, इंटरस्टिशियल साइट्स, अंतराकाशीय स्थलों पर। ठीक है, इस बार क्या होगा, एक्स्ट्रा एनायन वहां प्रेजेंट होंगे। लेकिन सेकंड कैटेगरी का जो डिफेक्ट हम देख रहे हैं, ये सेकंड टाइप, ये आसान नहीं है, इसका होना आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है, क्योंकि जब लेटिस हम बनाते हैं, कोई भी आयनिक सॉलिड जब हम बनाते हैं तो उसके बीच में जो खाली जगह होती है वो कम होती है, तो उस कम खाली जगह में छोटी साइज का आइटम ही आ सकता है। अब पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, छोटी साइज का तो हमेशा कौन होता है, पॉजिटिव आयन, यानी नेगेटिव आयन का बीच में आकर फंसना आसान नहीं होता। और इस सेकंड कैटेगरी का कोई एग्जाम्पल भी अभी तक नहीं मिला है, यानी ऐसा कोई सॉलिड नहीं मिला है जिसमें नेगेटिव आयन बीच में आकर फंस रहा हो। क्लियर है, तो ये आप केवल बुक से रीड लगाने, इसको समझाऊंगा नहीं मैं, हम समझेंगे केवल इसको, और इसी को लेकर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। कैटायनिक वैकेंसीज, पॉजिटिव आयन अपनी जगह छोड़कर बाहर जा रहे हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लिया है फेरस ऑक्साइड का, FeO का। फेरस ऑक्साइड में कौन कौन से आयन है, हम कहेंगे Fe2+ और ऑक्सीजन 2-। अब किस रेशियो में है, तो इसका सूत्र क्या है, FeO यानी उसमें आयरन ऑक्सीजन दोनों का नंबर 1:1 है, तो 1:1 में है। 1:1 का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जितने भी नंबर्स है दोनों के बराबर हैं। अगर लेटेस्ट में दोनों मान लीजिए, कितने शो किए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10:10 मिली है, 10 फेरस और 10 ही ऑक्सीजन। क्लियर है। अब देखिए, कोई Fe2+ अगर अपनी जगह छोड़कर बाहर जाता है तो लेटेस्ट में क्या होगा, पॉजिटिव आयन तो कम हो गया, लेकिन इसके साथ साथ पॉजिटिव चार्ज भी कम हो गया। हमें चार्ज को तो हमेशा बैलेंस रखना है, उदासीनता जो होती है, न्यूट्रलिटी जो होती है, वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। अब चार्ज बैलेंस कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन के आने से तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज कम हुआ है, इलेक्ट्रॉन और लाएंगे तो नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा। तो इसके अपोजिट यहाँ होता क्या है, जब Fe2+ अपनी जगह छोड़कर बाहर जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए लेटिस में प्रेजेंट, अच्छा बताइए, एक Fe2+ के बाहर जाने से कितना चार्ज कम हुआ, +2 चार्ज कम हुआ। ठीक, अब देखिए इसको, Fe2+ जब अपनी जगह से बाहर जाएगा तो लेटिस में जो प्रेजेंट है, जो बाकी Fe2+ है, उनमें से कुछ Fe2+ अपनी वैलेंसी को बढ़ा लेंगे, और आयरन के लिए बढ़ी हुई वैलेंसी कौन सी है, Fe3+। ठीक है, तो बताइए, एक Fe2+ जब गया, +2 चार्ज जब कम हुआ, तो कितने Fe2+ को अपनी वैलेंसी बढ़ानी होगी। तो Fe2+ Fe3+ में जब जा रहा है तो कितना चार्ज बैलेंस कर रहा है वो, +1, लेकिन चार्ज हमें कितना बैलेंस करना है, +2,
यानी एक Fe2+ के जाने से दो Fe2+ को कन्वर्ट होना होगा किसमें, Fe3+ में, तब जाके चार्ज बैलेंस होगा। लेकिन 400 बैलेंस हो गया, एक Fe2+ जब गया, पहले आयरन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या था, हमने 10:10 लिया था। अब क्या हो जाएगा, एक आयरन तो गया, 9:10, रेशियो बिगड़ गया। क्लियर, रेशियो बिगड़ने को हम क्या कहते हैं, असमीकरणमितीय दोष, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर इतना। अब बताइए मुझे, अगर दो आयरन बाहर जाते, दो Fe2+ बाहर जाते, तो रेशियो तो क्या रहता है, 8:10। लेकिन यहाँ पे कितने Fe3+ बनते हैं, तो हम क्या कहते हैं, एक के जाने से दो Fe3+ बन रहे हैं, तो दो के जाने से 4 Fe3+ बनेंगे, तब जाके चार्ज बैलेंस रहेगा। देखिए इसको, ठीक है, यहां पे हमने एक Fe2+ को बाहर भेजा, एक जगह खाली हो गई, यानी कैटायन ने, पॉजिटिव आयन ने अपनी जगह खाली कर दी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कैटायनिक वैकेंसीज, धनायनिक क्या, रिक्तिका। ये तो हो गया, एक Fe2+ तो बाहर गया, लेकिन चार्ज बैलेंस करने के लिए सारे Fe2+ को देखो आप, एक तो ये Fe3+ दिख रहा है और एक ये Fe3+ दिख रहा है। दो Fe3+, दो Fe2+ को अपनी संयोजकता बढ़ाकर, वैलेंस से बढ़ाकर Fe3+ में कन्वर्ट होना पड़ा, तो चार्ज बैलेंस हो गया। लेकिन कुल मिला के पॉजिटिव आयन तो कम हो गया, ठीक है, और सॉलिड का स्टाइक्योमेट्री भी बिगड़ गया। इसे कहेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, किसके कारण, पॉजिटिव आयन के द्वारा वैकेंसी क्रिएट करने के कारण। क्लियर है इतना। अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह बनते हैं, ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, इस टाइप का या फिर ये वाला क्वेश्चन, कि नेचर में आयरन ऑक्साइड का एक सैंपल लिया गया और उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से पाया गया, Fe 0.95, ऑक्सीजन 1.00। तो बताइए उस सैंपल में कितने परसेंटेज आयन आयरन के Fe2+ के फॉर्म में है, कितने परसेंटेज आयन आयरन के Fe3+ के फॉर्म में है। क्लियर। हाँ, अगर ये होता कि आयरन ऑक्साइड का नेचर में जो सैंपल मिला वो FeO के फॉर्मूले के साथ ही है, तो हम क्या कहते हैं, दोनों 1:1 है, इसमें कोई Fe3+ नहीं होता, कोई डिफेक्ट इसमें नहीं होता। लेकिन कुछ आयरन कम हो गए, ऑक्सीजन तो 1 है, ये कम हो गए, तो जरूर कुछ आयरन ने अपनी वैलेंसी भी बढ़ाई होगी, यानी उसके लेटेस्ट में Fe2+ भी है और Fe3+ भी है। तो हमें वो बताना है Fe2+ कितने परसेंटेज में है, Fe3+ कितने परसेंटेज में है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहला स्टेप तो इसका, जो भी आपको फॉर्मूला दिया है, तो लेट माना वो फॉर्मूला 100 से मल्टीप्लाई करके देखो इसको, तो Fe 95, ऑक्सीजन 100। क्लियर इतना। अब बताइए इसमें टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, हम कहेंगे ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो 100 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -200। टोटल नेगेटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर होना चाहिए, ये तो तभी तो न्यूट्रलिटी रहेगी, तभी तो उदासीनता रहेगी। यानी 95 आयरन आयंस पर कुल कितना पॉजिटिव चार्ज है, +200। अब वो कैसे हैं, तो माना 95 आयरन में से X आयरन तो है Fe3+ के रूप में, बाकी कितने बचे, बाकी बचे 95 - X, वो किस रूप में होंगे, Fe2+ के रूप में होंगे। तो X आयरन तो Fe3+ के रूप में, तो कितना चार्ज आ गया यहाँ से, 3x, ये दोनों गुणा कर दो, एक आयरन पे 3+, तो X पे 3x, और 95 - X है 2+ के रूप में, तो यहाँ कितना चार्ज आ जाएगा, तो हम कहेंगे 2 × 95 - X, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल पॉजिटिव चार्ज आ गया, इक्वल टू किसके होगा, ये 200 के, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। तो X के रूप में हमारे पास एक इक्वेशन बनी, ठीक है, 3x प्लस 2 × 95 कितना होगा, 190 - 2x इक्वल टू 200, 3x - 2x, x 190 को वहाँ ट्रांसफर करो, ये बचेगा 10। क्लियर। तो x की वैल्यू यानी Fe3+, ये तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, 10, और Fe2+ कितने आएंगे फिर, कुल थे 95, 95 में से 10 गए 85। लेकिन हमको संख्या नहीं पूछी, हमको परसेंटेज पूछा है। अब परसेंटेज कैसे आएगा, तो परसेंटेज Fe2+ का क्या हो जाएगा,
कितने हैं 85, कितने में से 95 में से, सो मल्टीप्लाई 100, सोल्व करोगे परसेंटेज आ जाएगा। Fe3+ कितने हैं 10, कितने में से 95 में से, अगेन इंटू 100, परसेंटेज आ जाएगा। तो ये हमारा करने का तरीका हो गया। क्लियर? वैसे आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि ऑक्सीजन के रिलेटिव आयरन कितने कम हुए हैं, 5। हमने इस एग्जांपल में क्या देखा था, अगर एक Fe2+ बाहर जाता है तो कितने, 2 आयरन को अपनी वैलेंसी बढ़ानी होगी, यानी 1 से डबल। तो यहां भी यही हुआ, 5 आयरन बाहर गए हैं तो 5 से डबल 10 तो Fe3+ होंगे। शॉर्ट में है ये करने का मेथड, तो यही होगा पूरा। ठीक है, हमें कैसे ध्यान चला, 5 बाहर गए तो हमने फॉर्मूले को 100 से मल्टीप्लाई करके देखा इस तरह से। अब ये मान के हम चल रहे हैं 100 में से 95, 100 की तुलना में केवल 95, यानी 5 बाहर गए, तो जितने बाहर गए उनसे डबल, तो 5 से डबल 10 तो इसमें Fe3+ होंगे। अब बचे कितने, 95 थे टोटल, तो 85 इसमें Fe2+ होंगे। वापस आ गया, डायरेक्ट आ गया, अब परसेंटेज सीधे ही निकल जाएगा इस तरह से। तो देखना तो आसान है। अगर हमें फॉर्मूला दिया होता कि अगर इसका फॉर्मूला है Fe 0.92, ऑक्सीजन 1.00, हम क्या करेंगे, पहले 100 से मल्टीप्लाई, Fe 92, ऑक्सीजन 100। कितने आयरन बाहर गए, 8, 8 से डबल यानी 16, तो इसमें Fe3+ है। अब 92 में से 16 घटाओ तो 76 इसमें Fe2+ होंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। Fe3+ का क्या होगा, 16/92 इंटू 100, और Fe3+ का हो गया, Fe2+ का 76/92 इंटू 100। आसान, लेकिन ये डबल करने का फंडा कब चलेगा, जब Fe2+ से Fe3+ खाली एक ही चार्ज बढ़े। ऐसा ही क्वेश्चन निकल का बनता है कि नेचर में निकल ऑक्साइड का जो सैंपल मिला है उसका फॉर्मूला ये है, Ni 0.98, ऑक्सीजन 1.00। तो बताइए कितने निकल आयन Ni3+ के रूप में है और कितने Ni2+ के रूप में। तो यहाँ भी एक का ही डिफरेंस है। कितने, क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई करो, 98, ऑक्सीजन 100, 2 निकल बाहर गए यानी 2 से डबल 4 Ni3+ होंगे। अब 98 में से 4 गए तो 94 इसमें Ni2+ ही होंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब परसेंटेज निकालना है, निकाल सकते हो। अब यहाँ पर ये चैप्टर हमारा अभी हम ये कंप्लीट कर रहे हैं, इसका कुछ सेक्शन बचा है, जैसे इसमें अर्धचालक सेमीकंडक्टर बचा है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बची है, चुंबकीय गुणधर्म इसमें बचे हैं। वो सारा का सारा सेक्शन आपके फिजिक्स में सेमीकंडक्टर चैप्टर में आएगा। फिजिक्स में पूरा एक चैप्टर आएगा, उसमें ये सारे एज इट इज पूरा एकदम बढ़िया डिटेल में आपको समझाया जाएगा। हमारे यहाँ तो केवल शॉर्ट नॉलेज है, एग्जाम्पल और कुछ नहीं। तो वो वहाँ पर करने के बाद हमें केवल आधा घंटा लगेगा ये पूरा टॉपिक करने में। क्लियर है? तो आज आपका होमवर्क कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा इस सेक्शन के, डिफेक्ट दोष जो हमने पढ़े हैं वो क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं, केवल उतना ही। और कल आपको होमवर्क मिलेगा चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो भी बाकी हैं। तो अगर हिम्मत है, दम है तो आज ही कर लो, कल पे क्यों छोड़ते हो। क्लियर? अभी के लिए इतना ही।